Okay, students, again, we are starting the past paper of differentiation. Now, here is question number 6. It's of May-June. It's of May-June 17, paper 1-3. And the question is, the line this is normal to the curve. Find the value of the constant K. The line this is normal to the curve. So it means it's like अगर एक कर्व है, इस पर ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन कर्व के साथ नॉर्मल बना रही है। मींस अगर मैं कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस लाइन और टेंजेंट में 90 डिग्रीज बनेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के। हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या हम इस लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 3y इज इक्वल टू -x प्लस 25 और y इज इक्वल टू -x/3 प्लस 25/3। तो ग्रेडियंट क्या आ गया? ग्रेडियंट आ गया -1/3 बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक हो गया। तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या आ गया? -1/3। क्लियर? ग्रेडियंट ऑफ कर्व dy/dx किसके इक्वल है? 2x -5। 2x -5। के कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। के कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। अब सुनिएगा, अगर हमारे पास इस पॉइंट के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो हम वो कोऑर्डिनेट कर्व की इक्वेशन में रख देंगे और के की वैल्यू आ जाएगी। हमने वर्किंग तो स्टार्ट कर दी। बाद में हमें पता चला कि यार ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं, यहां से हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें और इसको कर्व की इक्वेशन में रखें एक्स और वाई की जगह पर, तो हमारे पास कहा साहब के की वैल्यू आ जाएगी ना। अब आइए सुनिएगा, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ रहा है -1/3, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 3 हो गया। और dy/dx बेसिकली क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, which is equal to 3, 2x minus 5. So 2x is equal to 8 and x equals to 4. x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है, इस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं x को 4 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 3y plus 4 is equal to 25 and 3y equals to 21, y equals to 7। तो जनाब ये कोऑर्डिनेट क्या बनकर आ गया हमारे पास? 4,7। 4, 7 को कर्व की इक्वेशन में रख रहा हूं अब मैं। y की जगह 7, 4 का स्क्वायर 16, -5 4 20 प्लस k। 7 equals to -4 plus k. And what is the value of k? 7 plus 4, 11 is the value of k. Are you clear? Okay, students, question number 7 is of February-March 17, paper 1-2. Express the volume of the water in the container in terms of H. Volume of water आपने in terms of H लिखना है। Now, आपको डायग्रामेटिकल जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के शेप है। मैथ्स ने शेप्स को दो टाइप्स में ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट रेगुलर एंड द सेकंड इज इरेगुलर। तो इट्स एन इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप क्यों है? क्योंकि ऊपर ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करवाना शुरू कर दूं तो ये मूव नहीं होगा, क्योंकि साइड से ये स्लैंट चीजें आ रही हैं, मूवमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर मैं ये पूरा एक क्यूब बना लूं और अब मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूं तो ये क्यूब अगर बिल्कुल ये सीधी डायग्राम होती तो ये ऊपर वाला स्क्वायर जो था
ये ऊपर वाला स्क्वायर जो था ये मूव होकर नीचे वाले स्क्वायर पर आ सकता था, ऐसा ही है। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर शेप, कि जिसमें कोई सी भी एक साइड या तमाम साइड्स पूरी डायग्राम के डिस्टेंस पर मूव कर जाएं। जैसे यहां पर ये वाली साइड पूरी यहां तक मूव कर रही है, ये वाली साइड पूरी यहां तक मूव कर रही है, ये वाली साइड पूरी यहां तक मूव कर रही है, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रंट से बैक की तरफ भी जा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तीनों डायमेंशन में शेप क्या है, रेगुलर है। तीनों डायमेंशन में शेप क्या हो गया, ये रेगुलर शेप हो गया, राइट। लेकिन जो शेप आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया, इट इट इज नॉट अ रेगुलर शेप, ये रेगुलर शेप नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कोई सी भी साइड पूरी डायग्राम के एक्सेस को कवर नहीं कर पा रही मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब अब सुनिएगा, जब भी रेगुलर शेप ना हो, अगर शेप रेगुलर हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर शेप रेगुलर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। और जब भी शेप रेगुलर होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, क्योंकि हमें मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। लेकिन अगर शेप इरेगुलर हो जाए, लेकिन अगर शेप इरेगुलर हो जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन दिया जाएगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या गिवन दिया गया, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो हमने क्या साथ में लगा दिया, 1/3। अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम द क्वेश्चन, द फॉर्मूला इज 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो पता ये चला, अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन दिया जाए तो यहां से ये बात भी पता चल जाती है कि ये इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप नहीं है। यहां पर जो ए है, ए जो लिखा हुआ है ये क्या है, बेस एरिया। मैंने यहां पर बी ए लिख दिया, बेस एरिया। ठीक हो गया। अब आइए जनाब, 1/3 बेस एरिया। अब सुनिएगा, ये जो बेस, वाटर जो बेस बना रहा है, ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बेस बना रहा है। हाफ एच इंटू हाफ एच, हाफ एच इंटू हाफ एच इंटू हाफ एच, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है, एच। तो जनाब क्या हो गया, 1/3, 2 × 6, 6 × 2 = 12, एच क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ हाइट, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ हाइट आपने कैलकुलेट कर दी। कोई कंफ्यूजन इसमें, होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस, राइट। नाउ इन द सेकंड पार्ट क्या करें, water dripping out, dripping into the container at a constant rate, at a constant rate। रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वाटर इस कंटेनर में आ रहा है किस रेट से, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। क्या लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो क्या मतलब, क्यूब की वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम के चेंज होने की बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और जनाब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम का रेट क्या दिया गया, dv/dt इज इक्वल टू 20, dv/dt इज इक्वल टू 20। ना, आगे क्या कहा, फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। क्या कहा गया, फाइंड द रेट इन सेंटीमीटर पर मिनट एट विच द, कह रहे हैं वो रेट बताइए जिस रेट से ये वाटर लेवल राइज कर रहा है। और वाटर लेवल राइज करे किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पर। क्या मतलब, हमें dh/dt मालूम करना है। वी हैव टू कैलकुलेट dh/dt, हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करना है। ये क्या लिखा हमने, ये जो राइज इन द वाटर लेवल, राइज को क्या कैसे शो कर रहे हैं, हाइट से। हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें मालूम करना है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन दिया गया। याद रखिएगा अब एक चीज और, जैसा कि मैंने प्रीवियस रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन में बताया था, इस क्वेश्चन में दोबारा से डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई चीज मालूम करनी हो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन में, तो एक चेन रूल एप्लीकेबल, एक चेन रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल a/b, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, a/1 इंटू 1/b।
ब्रेक करके लिख दिया। क्या लिखा? ए अपॉन वन इंटू वन अपॉन वन, और इस वन की जगह पर मैं के लिख सकता हूं। के से के कैंसिल, फिर वही ए अपॉन बी आ गया। के से के कैंसिल, फिर वही ए अपॉन बी आ गया। तो ये के स्टैंड्स फॉर कुछ भी। के स्टैंड्स फॉर कुछ भी, कि यहां पर कुछ भी लिखा जा सकता। ठीक हो गया ना? तो अब आइए, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं डी एच ओवर डी टी इंटू डी एच ओवर वन इंटू वन अपॉन डी टी, ये ब्रेक करके लिखा। अब यहां पर जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा, जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है हमें। क्वेश्चन में डी किस किस के साथ है? एक डी एच के साथ है, यस और नो। एक डी टी के साथ है, और एक डी वी के साथ है। तो जो तीसरा एलिमेंट जो बच गया उसको लिख देंगे डी वी। तो इस बार कुछ भी की जगह पर क्या आ गया? डी वी आ गया। क्या आ गया? डी वी आ गया। जनाब, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब आइए, ना हमारे पास डी एच ओवर डी वी है, और डीवी, यस, डीवी ओवर डी टी है। कितना है? 20। बट वी डोंट हैव डी एच ओवर डी वी। क्या करें? इसके लिए वॉल्यूम हम पहले कैलकुलेट कर चुके। वॉल्यूम इज इक्वल टू वन अपॉन 12 h क्यूब। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं डीवी ओवर डी एच, तो क्या हो जाएगा? 3 नीचे आएगा, 3/12 h स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1/4 h स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? डिफ्रेंशिएट किया वॉल्यूम। जनाब, h हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर मैं हाइट की वैल्यू को 10 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 1/4, 10 का स्क्वायर इज 100, और ये कितना हो गया? 25। तो जनाब, डीवी ओवर डी एच की वैल्यू क्या आ गई? 25। डीवी ओवर डी एच की वैल्यू क्या आ गई? 25। हमें यहां पर क्या लिखना है? हमें तो उल्टा लिखना है, डी एच ओवर डीवी। तो 1/25। तो आंसर क्या आ गया? 5 4 are 20 and 5 5 are 25. This is the rate of change of height. This is the rate of change of height according to the given question. Okay, students, question number 10 now. Previous question number 8 and 9 are of integration. That's why we are moving toward question number 10. It's of February, March 16, paper 1-2. A vacuum flask is modeled as a closed cylinder. As a closed cylinder. Now, this is the vacuum flask with an internal radius of R, with an internal radius of R. Height is h. The volume of the flask is 1000. A flask is most efficient when the total internal surface area is minimum. कह रहे हैं सरफेस एरिया को मिनिमम कर देंगे ना, तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। आगे कह रहे हैं इन द फर्स्ट पार्ट, शो दैट द सरफेस एरिया इज दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया? फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, मैं कहता हूं देयर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई भी नहीं है। सरफेस एरिया बेसिकली है क्या? एरिया ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया ऑफ ऑल द साइड्स, राइट? तो जनाब, अब आप देखिए, सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्चों, सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? एक ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल, दो सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और दो सर्कल हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल हैं तो 2 पाई आर। ठीक है? अब कर्व सरफेस एरिया क्या चीज? अगर मैं फ्लास्क को यहां से साइड से, अगर मैं फ्लास्क को यहां साइड से कट कर दूं, साइड से कट कर दूं, और ये जो कर्व है इसको मैं सीधा करके यहां पर लिख बना दूं, इसी को कर्व किया था तो फ्लास्क बना था। सही? तो बेटा, ये जो सीधी चीज, ये जो स्ट्रेट लाइन था, ये क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ
द सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr, ऐसा ही है। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी हाइट ऑफ द फ्लास्क। तो पता ये चला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया 2πr/h। इट इज जस्ट एन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल को हमने घुमाया तो वो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ओपन किया तो वो रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की ये वाली साइड क्या हो गई, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला 2πr, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, सो द फॉर्मूला इज 2πr/h। अब आइए यहां पर लिखते हैं हम प्लस 2πr/h। ठीक हो गया। बट वी हैव टू प्रूव एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, एच नहीं होना चाहिए। तो हमें एच को कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर। हमें एच को कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर। क्लास अब हियर देखिएगा, क्या सिलेंडर रेगुलर शेप है? जी बिल्कुल रेगुलर शेप है। इसका ये वाला सर्कल इधर लेकर जाए तो दूसरे सर्कल पर जाकर अटैच हो जाएगा, राइट। तो रेगुलर शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। जब भी तो देखो फॉर्मूला गिवन नहीं दिया क्वेश्चन में। अगर इरेगुलर होती तो क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन होता। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है वॉल्यूम। बेस एरिया क्या है, सर्कल πr², और साथ में एच। तो हाइट क्या हो गई 1000/πr²। हाइट की जगह पर मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, सो इट विल बी 2πr² प्लस 2πr। हाइट की जगह पर 1000/πr², πr कैंसिल आउट, so it will be 2πr² plus 2000/r. This is the surface, total surface area of the given cylinder. कोई प्रॉब्लम आ रही है बात समझ? अब आगे आइए सेकेंड पार्ट। Given that r can vary, find the value of r correct to one decimal place for which area has a stationary value. For which area has a, जहां स्टेशनरी वैल्यू का वर्ड आ जाए, क्या मतलब, dy/dx, dy/dx इक्वल टू 0। जहां स्टेशनरी का लफ्ज आ जाए इसका मतलब क्या है, dy/dx इक्वल टू 0। ठीक हो गया। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, स्टेशनरी पॉइंट पर डेरिवेटिव या ग्रेडियंट इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जनाब एरिया इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2000। आर को ऊपर लेकर आ गए, आर की पावर -1, और अब मैं इसको कर रहा हूं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके हो जाएगा, आर के। आर इज अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जनाब 2 नीचे आया, 2 टू द 4π आर, -1 नीचे आया तो -2000। आर की पावर -1 -2/r²। कोई प्रॉब्लम। इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। इक्वल टू 0 करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू करते हैं जनाब। तो जनाब 4πr इक्वल टू 2000/r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, r³ इज इक्वल टू 2000/4π। कैलकुलेट कीजिए 2000/4π, 2000/4π का क्यूब रूट 5.41, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस 5.4। आर की वैल्यू क्या आ गई 5.4, रेडियस क्या आ गया 5.4। ठीक होगी। अब आइए कह रहे हैं वेरीफाई दैट, हमने देखो इस गिवन दैट आर कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस फॉर विच ए हैज स्टेशनरी वैल्यू। यहां तक हमने सॉल्व कर दी। हमने एरिया को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके आर निकाल दिया।
सही है। हमें स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर आर चाहिए था। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं एंड वेरीफाई दैट द फ्लास्क इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन आर टेक्स दिस वैल्यू। कह रहे हैं जरा ये भी चेक कीजिए, ये भी प्रूव कीजिए, ये भी वेरीफाई कीजिए कि आर की इस वैल्यू पर जो फ्लास्क है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। एफिशिएंसी ऑफ द फ्लास्क ऊपर इसने बताई है, कब एफिशिएंट होगा, मिनिमम जब है। तो हम जरा ये चेक करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है हमारा, 4 पाई आर -2000 आर की पावर -2। सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो d²a/dr², इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या बना, 4 पाई -2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +4000/r³। अब जरा आर की वैल्यू को इसमें रखो, सेकंड डेरिवेटिव में, 4 पाई +4000 डिवाइडेड